नमस्कार साथियों, मैं आज अति महत्वपूर्ण सेशन के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूं तब ताकि आने वाला एग्जाम में आपको अधिक से अधिक मदद मिल सके। तो पहला क्वेश्चन है, देश में एग्रो इकोलॉजिकल क्षेत्र कितना है? देश में जो एग्रो इकोलॉजिकल क्षेत्र है वो कितना है? तो 20 है दोस्तों। कितना है? 20 है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिली क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बिली क्या है? तो बिली जो है एक ये ऑस्ट्रेलिया का उष्णकटिबंधीय पवन है दोस्तों। तो ये उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया का उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। क्या है? उत्तर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का उष्णकटिबंधीय चक्रवात हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हरी खाद किस हरी खाद वाली फसलों में नाइट्रोजन की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है? तो कौन सा हरी खाद फसल है जो कि नाइट्रोजन की मात्रा सर्वाधिक होता है? तो बोड़ा में होता है दोस्तों। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड धरातल से कितने किलोमीटर की ऊंचाई तक है? कार्बन डाइऑक्साइड जो है धरातल से 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक है दोस्तों। कहां तक है? 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक जो है कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। क्लियर? ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु के निश्चित आयतन पर उसमें उपस्थित कुल नमी की मात्रा को क्या कहा जाता है? देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। वायु के निश्चित आयतन पर उसमें उपस्थित कुल नमी की मात्रा को क्या कहते हैं? तो निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। क्या कहते हैं? निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के सबसे बड़ी मानव निर्मित बांध कौन है? मानव निर्मित बांध की चर्चा कर रहा है। विश्व के सबसे बड़ी मानव निर्मित बांध कौन है? तो कौन है? करीबा बांध है दोस्तों। कौन है? करीबा बांध है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में फूलों का हेल्थ कार्ड बनेगा। देखिए ये फूल लिख दिया है, यहाँ पुल होना चाहिए। यहाँ पर पुल हो कर लीजिएगा आप लोग दोस्तों। यहाँ पर पुल का जो है हेल्थ कार्ड बनेगा। किसका बनेगा? बिहार में पुलों का हेल्थ कार्ड बनेगा। ऐसा नीति बनाने वाला बिहार जो है देश का कौन सा राज्य है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। कहता है कि बिहार में पुल जो है, आजकल सुने होंगे कि बिहार का न्यूज में कि पुल जो है कई पुल गिर गया है। नया नया पुल बनकर तैयार होता है और महीना 2 महीना में 6 महीना में पुल गिर जाता है। तो पुल का हेल्थ कार्ड बनाया जाएगा। पुल का क्या बनाया जाएगा? हेल्थ कार्ड बनाया जाएगा। और ऐसा नीति बनाने वाला बिहार देश का कौन सा राज्य है? तो पहला राज्य बन गया दोस्तों। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्लियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खास करके जो भी आप बीपीएससी, बिहार स्टेट पीसीएस, सीडीपीओ, जो भी आप एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हैं, बिहार शिक्षक, आप खास करके वीडियो देखिए और एक एक वीडियो आपको एग्जाम की सफलता तक लेके जाएगा दोस्तों। क्लियर हो गया होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाला, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाले दुनिया के इकलौते पेसर, तेज गेंदबाज कौन बन गए हैं जो हाल ही में संन्यास ले लिया है दोस्तों? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। पता कि टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाला जो दुनिया का इकलौता पेसर है, पेसर मीन्स तेज गेंदबाज होता है, कौन बन गया है जो कि हाल ही में संन्यास ले लिया है? तो जेम्स एंडरसन बना है दोस्तों। कौन बना है? जेम्स एंडरसन बन गया है, जो कि 704 विकेट ले लिया है दोस्तों। कितना विकेट लिया है? 704 विकेट लिया है और दुनिया का तीसरा गेंदबाज बन गया है। तेज गेंदबाज में तो ये, पेसर में अगर पूछा जाए तो ये पहला गेंदबाज है, और पूरा जो गेंदबाज अगर पूछ देगा तो ये तीसरे नंबर पर आता है। क्यों? क्योंकि पहले स्थान पर जो है श्रीलंका का नाम सुने होंगे, मुथैया मुरलीधरन, जिन्होंने 800 विकेट जो है ले लिया है और वो स्पिनर थे। क्लियर? जबकि दूसरे व्यक्ति का नाम शेन वॉर्न का आता है। सेकंड पर कौन आता है? ऑस्ट्रेलिया के थे शेन वॉर्न, जो कि 708 विकेट लिया है।
कितना विकेट लिया है? 708 विकेट लिया है। एक मुथैया मुरलीधरन 800 और 708 जो है कौन लिया है? 708 विकेट तो शेन वॉर्न ने लिया है। ये दोनों स्पिनर थे। मुथैया मुरलीधरन भी क्या है? स्पिनर थे और शेन वॉर्न भी स्पिनर थे। और पहला तेज गेंदबाज जो बन गया है सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला, वो 704 विकेट लिया है, जेम्स एडरसन। टेस्ट क्रिकेट किस बात हो रहा है दोस्तों? जो कि जेम्स एडरसन जो है ये इंग्लैंड के प्लेयर है। कहाँ के हैं? इंग्लैंड के प्लेयर है, ध्यान में रखिएगा। क्लियर? जो कि हाल ही में संन्यास ले लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विक्टोमोलॉजी, विक्टोमोलॉजी के प्रणेता कौन है? विक्टोमोलॉजी के प्रणेता कौन है? तो विक्टोमोलॉजी के प्रणेता हांस वान हेंटिंग है। कौन है? हांस वान हेंटिंग है। ऑप्शन ए हो जाएगा, हांस वान हेंटिंग है। क्लियर? जो कि विक्टोमोलॉजी के प्रणेता माने जाते हैं। क्लियर हो गया होगा? हाल ही में वर्ल्ड सोसाइटी ऑफ विक्टोलॉजी विक्टोलॉजी द्वारा भारत के विक्टोलॉजी विशेषज्ञ के चोकलिंगम, नाम क्या है? के चोकलिंगम, चोकलिंगम लिख देते हैं। चोकलिंगम को हांस वान हेंटिंग पुरस्कार दिया गया है, इसीलिए यह चर्चा का विषय बन जाता है दोस्तों। क्लियर? हाल ही में जो है के चेकलिंगम को, ये भारतीय मूल के है, भारत के है, हाल ही में वर्ल्ड सोसाइटी ऑफ विक्टोलॉजी द्वारा भारत के विक्टोलॉजी विशेषज्ञ के चोकलिंगम को हांस वान हेंटिंग पुरस्कार से प्रदान किया गया दोस्तों। इसीलिए यह जो है विक्टोलॉजी जो है ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसीलिए क्वेश्चन पूछ भी लिया है दोस्तों कि विक्टोलॉजी के प्रणेता कौन है? तो हांस वान हेंटिंग है। क्लियर? विक्टोलॉजी जो है ये क्या है? विक्टोलॉजी के अंतर्गत जो है अपराध के पीड़ितों और उनके अनुभव के मनोवैज्ञानिक प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। विक्टोलॉजी में क्या क्या किया जाता है? विक्टोलॉजी जो है इसके अंदर अपराध का जो पीड़ित व्यक्ति होता है, पीड़ितों और उसके अनुभव के मनोवैज्ञानिक प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। क्लियर हो गया होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2023-24, ये 23-24 है, 23-24 कर लीजिएगा आप लोग। 23-24 में नीति आयोग द्वारा जारी 4th संस्करण में प्रथम स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ है? देखिए, सतत विकास लक्ष्य जो है जिसको SDG बोलते हैं, सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2023-24 में नीति आयोग द्वारा जारी 4th संस्करण। देखिए, बहुत अच्छा बात है, क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन इसमें जो है 2-3 क्वेश्चन मिला करके पूछा है दोस्तों। 4th संस्करण है और प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो केरल एवं उत्तराखंड है। कौन है? केरल एवं उत्तराखंड है दोस्तों। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। पहले स्थान पर कौन है? केरल एवं उत्तराखंड है। जबकि सबसे निम्न स्थान की चर्चा करेगा तो बिहार है दोस्तों। राज्यों में अगर सबसे निम्न स्थान की चर्चा करेगा इसमें तो बिहार का नाम आता है। क्लियर? तो दूसरे स्थान पर और तीसरे स्थान के बारे में हम लोग को जानना पड़ जाएगा कि दूसरे स्थान पर तमिलनाडु थे, जबकि तीसरे स्थान पर गोवा का नाम आता है। सतत विकास लक्ष्य के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। क्लियर? तो सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2023-24 जो है नीति आयोग जारी किया है और 4th संस्करण जारी किया है, जिसमें प्रथम स्थान केरल एवं उत्तराखंड को रखा गया है, दूसरे स्थान पर तमिलनाडु को रखा गया है, तीसरे स्थान पर गोवा को रखा गया है और सबसे निचले स्थान पर जो है, सबसे निम्न स्थान पर जो है बिहार को रखा गया है दोस्तों। क्लियर? और केंद्र शासित प्रदेश में अगर प्रथम स्थान पूछा जाए तो चंडीगढ़ को रखा गया है। केंद्र शासित प्रदेश में सबसे प्रथम स्थान पर अगर रखा जाए तो चंडीगढ़ को रखा गया है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। क्लियर? हाल ही में ये जो है 2023-24 का जो है नीति आयोग जो है जारी किया है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत अपनी भूमि सीमा कितने देशों के साथ साझा करता है? भारत जो है अपनी भूमि सीमा जो है
अपना जो भूमि सीमा है दोस्तों वो कितने देशों के साथ साझा करता है? तो ये जो है 7 देशों के साथ साझा करता है। कितने देशों के साथ? 7 देशों के साथ जो है भूमि साझा करता है, जैसे बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान और अफगानिस्तान एवं चाइना। ये 7 देश जो है भूमि साझा करता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है मौद्रिक नीति के संबंध में, और ये जो 7 देशों के साथ जो भूमि साझा करता है दोस्तों, ये भी ध्यान रखिएगा कि सबसे ज्यादा जो भूमि साझा करता है वो बांग्लादेश के साथ करता है, और सबसे कम जो भूमि साझा करता है वो अफगानिस्तान के साथ साझा करता है। ये भी ध्यान रखिएगा, 7 में से ये बात कर रहे हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है मौद्रिक नीति के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य क्या है? मौद्रिक नीति के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य क्या है? तो करेंसी नोट जारी करना है। क्या है? करेंसी नोट जारी करना है, यही आरबीआई का काम है। ये किस आरबीआई का काम है? करेंसी नोट जारी करना। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्यशोधक समाज की स्थापना कब किया गया था? सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 ईस्वी में ज्योतिबा फूले ने किया था। किसने किया था? ज्योतिबा फूले ने किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्च उत्पादन देने वाले बीजों के उपयोग के माध्यम से भारत में हरित क्रांति में मुख्य रूप से कौन सी फसलें शामिल थे? भारत में जो हरित क्रांति आया था दोस्तों, उसमें बीज जो है, कौन सा बीज क्या किया था? उच्च उत्पादन दिया था। तो उच्च उत्पादन देने में जो है प्रथम स्थान जो हासिल किया था, गेहूं और धान किया था। ऑप्शन ए हो जाएगा। हरित क्रांति की बात कर रहे हैं, जो हरित क्रांति में जो सबसे ज्यादा फसल दिया था वो धान और गेहूं दिया था दोस्तों। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है संसार का आर्द्रतम स्थान कौन है? संसार का आर्द्रतम स्थान कौन है? तो संसार का जो आर्द्रतम स्थान है वो मासिन राम है। कौन है? मासिन राम है, जो कि मेघालय में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? मासिन राम है, जो कि मेघालय में पड़ता है दोस्तों। क्लियर हो गया होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व में ईंधन कास्ट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? ईंधन कास्ट का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है वो भारत है दोस्तों। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टैगा वन की विशेषता है। टैगा वन की विशेषता है, तो टैगा वन का जो क्या विशेषता है? तो समशीतोष्ण क्षेत्र में जो है ये पाया जाता है। ये कहाँ की है? समशीतोष्ण क्षेत्र के जो है वन की विशेषता है टैगा वन। क्लियर? ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी पर घने वन अधिकतम मिलते हैं। पृथ्वी पर घने वन जो है अधिकतम मिलते हैं, तो कहाँ मिलता है? पृथ्वी पर अधिकतम घना वन की चर्चा कर रहा है दोस्तों। तो पृथ्वी पर अधिकतम घने वन जो है विषुवत, कहाँ पर मिलता है? विषुवत रेखा पर मिलता है। क्या मिलता है? विषुवत रेखा पर मिलता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पवनों का मौसमी उत्क्रमण किसका प्रारूपी अभिलक्षण है? पवनों का मौसमी उत्क्रमण किसका प्रारूपी अभिलक्षण है? तो ये मानसून जलवायु का है। किसका है? मानसून जलवायु का है। क्लियर? ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में कहां पर 3 जैन तीर्थकर की प्रतिमा की स्थापना की जा रही है? बिहार में जो है कहां पर 3 तीर्थकर की प्रतिमा स्थापित की जा रही है? तो सीतामढ़ी में किया जा रहा है दोस्तों। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश में सर्दियों के मौसम में वर्षा होती है? किस देश में सर्दियों के मौसम में वर्षा होती है? तो नॉर्वे में होती है। कहाँ होती है? नॉर्वे में होती है। ऑप्शन सी हो जाएगा। नॉर्वे की राजधानी कहाँ है? ओस्लो है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन दक्षिणी गोलार्ध में पवन के बाईं ओर, देखिए बाईं ओर हो जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा। कहता है कि दक्षिणी गोलार्ध में पवन के बाईं ओर विचलन का क्या कारण है? दक्षिणी गोलार्ध में क्या करता है पवन? वो बाईं ओर को विचलित कर जाता है। इसका कारण क्या है? तो पृथ्वी का घूर्णन कारण है दोस्तों।
पृथ्वी के घूर्णन के कारण ऐसा संभव है, अर्थात क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, पृथ्वी का घूर्णन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिल्वा वनों की विशेषता क्या है? सिल्वा वनों की विशेषता क्या है? तो सिल्वा वनों की विशेषता जो है चौड़ी पत्ती सदाबहार वन का है। सिल्वा वन का जो विशेषता है वहां पर क्या होता है, चौड़ी पत्ती सदाबहार वन मिलते हैं, अर्थात ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपक्षीय संघर्ष किनके बीच हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। त्रिपक्षीय संघर्ष जो है किसके बीच में हुआ था? तो गुर्जर प्रतिहार, पाल वंश एवं राष्ट्रकूट के बीच में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? गुर्जर प्रतिहार, उत्तर भारत का जो शासक थे वो गुर्जर प्रतिहार राजवंश लड़ रहा था, जबकि पूर्वी भारत की अगर चर्चा करेंगे तो पाल वंश का शासक लड़ रहा था, और दक्षिण भारत की चर्चा करें तो राष्ट्रकूट वंश का शासक इसमें लड़ रहा था। त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन कौन लड़ रहा था? राष्ट्रकूट वंश, पाल वंश और गुर्जर प्रतिहार वंश, अर्थात ये कोमा दे लीजिएगा, कोमा एक छोड़ दिया टाइपिंग करने में। तो गुर्जर, पाल और राष्ट्रकूट वंश के बीच में त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। गुर्जर प्रतिहार वंश, पाल वंश और राष्ट्रकूट वंश के बीच में ये त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। क्लियर। तो गुर्जर प्रतिहार वंश उत्तर भारत की तरफ से लड़ रहा था, और पूर्वी भारत की तरफ से जो है पाल वंश लड़ रहे थे, और दक्षिण भारत की तरफ से राष्ट्रकूट वंश लड़ रहे थे, अर्थात इसीलिए इसको त्रिपक्षीय संघर्ष के नाम से जाना जाता है। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजतरंगिणी में किस राज्य के इतिहास का वर्णन है? राजतरंगिणी में किस राज्य के इतिहास का वर्णन मिलता है? तो कश्मीर का मिलता है दोस्तों। कहाँ का मिलता है? जम्मू कश्मीर का मिलता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? कलहन थे, जो कि 12वीं शताब्दी में लिखा था। तो दोस्तों राजतरंगिणी जो पुस्तक लिखा गया था 12वीं शताब्दी में लिखा गया था, और किसने लिखा था? कलहन ने लिखा था। क्लियर, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो एक एक ऑप्शन देखना पड़ेगा। सिद्धेश्वर महादेव मंदिर बंगाल में पाल राजवंश वास्तुकला को दर्शाता है। सिद्धेश्वर महादेव मंदिर बंगाल में पाल राजवंश वास्तुकला को दर्शाता है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन है, ऐहोल में रावण फाड़ी गुफा एवं दुर्गा मंदिर चालुक्य राजवंश की स्थापत्य शैली को चित्रित करता है, यह भी बिल्कुल सही है दोस्तों। यह कह रहा है कि ऐहोल में रावण फाड़ी गुफा एवं दुर्गा मंदिर चालुक्य राजवंश की स्थापत्य शैली को चित्रित करता है, तो बिल्कुल सही है। तीसरा है, तारानुमा मंदिर। तारानुमा मंदिर होयसल शासन के दौरान बनाए गए थे, यह भी सही है, अर्थात तीनों ऑप्शन सही है दोस्तों। उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृतसर जलियांवाला बाग में भीड़ का दमन कब हुआ था? अमृतसर जलियांवाला बाग में भीड़ का जो दमन हुआ था वो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। जनरल डायर ने निहत्थी लोगों पर गोली चलाने का आदेश दे दिया था, और उस दिन जो है 13 अप्रैल 1919 के दिन बैसाखी का दिन था। शाम का 4:30 बज रहा था। उस समय अंधाधुंध गोली चलाया गया था, जिसमें हजारों लोगों की संख्या में जाने चली गई थी दोस्तों। इसलिए जो है अमृतसर की जलियांवाला बाग हत्याकांड बहुत ही भयावह हुआ था, जिस आप सोच सकते हैं इस तरह से, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाटा लौह इस्पात कारखाने में लौह अयस्क की पूर्ति कहाँ से होती है? तो सिंहभूम से होता है। कहाँ से होता है? सिंहभूम से होती है। क्लियर हो गया होगा। टाटा लौह इस्पात कारखाने में लौह अयस्क की आपूर्ति जो होता है वो सिंहभूम से होती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सीधे जुड़ा है। पटना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है सीधे जुड़ा है, तो किससे जुड़ा है? ये जो है जुड़ा है, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा की चर्चा कर रहा है। तो अंतर्राष्ट्रीय हवाई मीन्स जो है देश विदेश की चर्चा होगा, तो काठमांडू से सीधा जुड़ा है दोस्तों।
अर्थात नेपाल जो है ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, इसीलिए यह पटना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हो जाता है। और पटना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है इसका नाम है जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा। दोस्तों क्या नाम दिया गया है? जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नाम दिया गया है पटना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को। क्लियर? कभी कभी क्वेश्चन भी पूछता है कि जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, तो पटना में है। ये डायरेक्ट जो है काठमांडू से जुड़ जाता है, अर्थात ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन जाता है। क्लियर हो गया होगा? तो कहाँ कहाँ से सीधा जुड़ता है? काठमांडू से, नई दिल्ली से, कोलकाता से, मुंबई से, लखनऊ से, वाराणसी, रांची, ये सभी जगहों पर जो है इसका सीधा जुड़ाव होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो उत्तर बिहार जो है खास करके जो देखते हैं बाढ़ में जो है हमेशा डूबा हुआ रहता है। दोस्तों अभी जो है अभी का जो मौसम आ रहा है, सावन भादो का मौसम देखिएगा, बाढ़ जो है अत्यधिक मात्रा में होता आता है और ये जो है उत्तर बिहार डूब जाता है। यही कारण है जो उत्तर बिहार जो प्रसिद्ध है वह बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है। हालांकि उत्तर बिहार की भूमि जो है कृषि समृद्धि के लिए भी जानी जाती है। दोस्तों हालांकि क्या होता है, उत्तर बिहार की जो भूमि है कृषि समृद्धि के लिए भी जानी जाती है। वहाँ कृषि के जो है अत्यधिक मात्रा में उपज भी होता है। दोस्तों ये इसलिए ये भी ध्यान रखिएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? बाढ़ हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में। दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा। इसको ईसीआर बोलते हैं, ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे। ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय जो है, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में है। इसकी स्थापना जो है 1 अक्टूबर 2002 को हुई थी। इसका स्थापना कब हुआ था? पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर का जो मुख्यालय है इसका स्थापना हुआ था 1 अक्टूबर 2002 को हुआ था। क्लियर? ये जो पूर्व मध्य रेलवे का जो मुख्य को बनाया गया था, ये ईस्टर्न रेलवे से बनाया गया था, काट करके। किससे बनाया गया था? ईस्टर्न रेलवे को काट करके बनाया गया था। अर्थात आप समझ सकते हैं 2002 में इसका निर्माण हुआ था 1 अक्टूबर के दिन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल तथा मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा स्थापित भारत के लिए कार्यक्रम आवाहन किसके प्रतिरोध के लिए कार्यरत है? देखिए कितना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और ये खास करके एग्जाम जो आप देने जा रहे हैं उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। दोस्तों कह रहा है कि बिल तथा मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा स्थापित भारत के लिए कार्यक्रम आवाहन किसके प्रतिरोध के लिए कार्य करता है, कार्यरत है? तो HIV एड्स के लिए है। दोस्तों किसके लिए है? HIV एड्स के लिए है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, HIV एड्स। क्लियर? ऑप्शन सी हो जाएगा, HIV एड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये अंतिम क्वेश्चन रहेगा। कह रहा है कि अशोक मेहता समिति सिफारिश की थी। अशोक मेहता समिति जो है सिफारिश क्या था? तो किसका सिफारिश क्या था? पंचायती राज व्यवस्था का सिफारिश किया था। और पंचायती राज में जो है द्विस्तरीय व्यवस्था का जो है सिफारिश क्या था? किसका क्या था? द्विस्तरीय का क्या था? ऑप्शन सी हो जाएगा। अशोक मेहता समिति जो है द्विस्तरीय पंचायती राज का व्यवस्था का सिफारिश किया था, जिसको क्या हुआ था 1978 में यह रिपोर्ट जो है दिया था। 1977 में इसका स्थापना हुआ था अशोक मेहता समिति का। 1977 में इसका स्थापना हुआ था अशोक मेहता समिति का, और 1978 में यह जो है अपना रिपोर्ट दिया था। 132 सिफारिश किया था अशोक मेहता ने। किसने सिफारिश किया था? 132 सिफारिश किया था, और जिसको क्या किया था, अपर्याप्त मान करके जो है इसको नामंजूर कर दिया था। इसको अपर्याप्त मान करके नामंजूर कर दिया। यही कारण है कि ये अशोक मेहता समिति लागू नहीं हो पाया। क्लियर हो गया होगा? तो अशोक मेहता समिति की स्थापना 1977 में हुआ था। यह रिपोर्ट जो है 132 सिफारिश दिया था 1978 ईस्वी में। क्लियर? और ये द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था चाहते थे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, पंचायती राज द्विस्तरीय चाहते थे। क्लियर? जबकि भारत में पंचायती राज व्यवस्था जो है त्रिस्तरीय है, जो कि बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पर किया गया था। और बलवंत राय मेहता समिति का जो स्थापना हुआ था 1957 ईस्वी में हुआ था। और उस समय जो है पंचायती राज का जो शुभारंभ हुआ था, कब हुआ था? 2 अक्टूबर
2 अक्टूबर 1959 ईस्वी में हुआ था। नागौर जिला से, राजस्थान के नागौर जिला से हुआ था। क्लियर हो गया होगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री के द्वारा यह जो है पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ हुआ था नागौर जिला से, राजस्थान के नागौर जिला से। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों, इसलिए बहुत ही आपको यह वीडियो जो है लाभप्रद साबित होगा। इसलिए एक एक वीडियो को एक एक गौर से ध्यान से सुनिए दोस्तों, और एक एक क्वेश्चन आपको एग्जाम की सफलता तक ले चला जाएगा। क्लियर। इसी के साथ अब हमको इजाजत दीजिए। मैं पुनः एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए पढ़िए। नमस्कार। जय हिंद।